नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तिफरा काली मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, माता के जयकारों से गूंज उठी न्यायधानी। नवरात्रि के पहले ही दिन मां के दर्शन के लिए लग गया तांता। बिलासपुर नसबंदी कांड पर 11 साल बाद फैसला, जिम्मेदार डॉक्टर गुप्ता को 2 साल कैद की मिली सजा। 15 महिलाओं की मौत का ठहराया गया जिम्मेदार। बिलासपुर में अवैध सिलेंडरों का जखीरा पकड़ाया, कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने दिखाई मुस्तैदी। मुक्तिधाम के पास एक साथ किए गए 310 सिलेंडर जब्त। और नवरात्रि में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला, प्रमुख धार्मिक स्थलों पर शुरू हुआ अस्थायी स्टॉपेज। पर्व के दौरान श्रद्धालु यात्रियों को मिलेगी सुविधा। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के तिफरा स्थित मां काली मंदिर की पहचान सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। चैत्र नवरात्रि में आज पहले दिन ही यहां भक्तों की आस्था और श्रद्धा का ऐसा दृश्य देखने को मिला जो मन को झकझोर देता है। यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तिफरा स्थित काली मंदिर को प्रदेश और देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। इस मंदिर की अपनी अलग ही प्रतिष्ठा है। नवरात्रि के चलते इन दिनों यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग दूर दराज से मां काली के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो जाता है। ढोल नगाड़ों की आवाज, घंटियों की गूंज और जय माता दी के नारों के बीच भक्त मां काली के दर्शन करते हैं। मुख्य पुजारी भवानी दास के अनुसार इस वर्ष भी मंदिर में आस्था का माहौल चरम पर है। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी करीब 3600 ज्योति कलश जलाए जा रहे हैं। भक्त अपने अपने कलश लेकर माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। ज्योति कलश तो करीब 3600 करीब होगा और श्रद्धालु तो अन्य प्रदेशों से आते हैं, गांव से भी आते हैं, शहर से भी आते हैं और जिसका मनोकामना पूर्ण होता है सब आते हैं, है ना। और देवी की महिमा तो बढ़ाई है भाई। तो आज सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ है, हवन पूजन पठन सब चल रहा है। माता जी का श्रृंगार हुआ, सुबह पूजन हुआ, आरती हुआ, भोग हुआ और उसके बाद काली सहस्त्रनाम का पाठ हवन, महाविद्या का पाठ हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ हवन ये चल रहा है। अब दुर्गा सप्तशती देवी भागवत का प्रवचन चालू हुआ और माँ भगवती काली से हमारा ये निवेदन है, प्रार्थना है कि देश शहर गांव को बढ़िया से रखे और खुशहाली से रखे। बिलासपुर शहर के साथ साथ आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। त्योहार के अवसर पर यहां का माहौल ऐसा होता है मानो कोई आस्था का महाकुंभ लगा हो। लोग अपने परिवार, बच्चों और रिश्तेदारों के साथ माता के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। कई लोगों ने बताया कि यहाँ आने से उन्हें अद्भुत शांति और आत्मिक शक्ति मिलती है। उनका मानना है कि मां काली उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कई श्रद्धालु तो लगातार कई वर्षों से नवरात्रि में यहाँ दर्शन करने आते हैं। मैं तो हर साल आती हूँ नवरात्रि पे यहाँ पे, क्योंकि मेरा आस्था का भी प्रतीक है ये। और मेरा क्या, हम सबका आस्था का प्रतीक होना चाहिए, क्योंकि काली माता शक्तिपीठ पे भी आती है और मेरा तो नवरात्रि दोनों पे आना होता ही रहता है। मेरी दीदी दुर्ग से भी आई हुई है, तो हमें पूरी फैमिली आते हैं, अभी दोनों ही आए हैं। हम मन्नत पूरी होती ही है, बोलते हैं मानता मानने से पूरा होता है करके। जी जय माता दी। नवरात्रि में मेरा यही रहता है कि मुझे वहाँ का भी दर्शन हो और यहाँ का, क्योंकि बचपन में मैं ही पली बड़ी हूँ ना, तो हम लोग बचपन से ही आ रहे हैं। क्योंकि पास ही में हमारा गांव है केकती राजपुर, पकरिया के तखतपुर के पास। तो हाँ, बिलासपुर में भी रहना होता है। मैं ही यहीं से पढ़ी लिखी हूँ और हम लोग हर दोनों नवरात्रि में यहाँ आते हैं, माता के दर्शन करते हैं और बहुत सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। तिफरा स्थित मां काली मंदिर आज हजारों लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक बन चुकी है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ भीड़ इतनी अधिक रहती है कि रात 9-10 बजे तक भी मंदिर परिसर में चहल पहल बनी रहती है।
मंदिर के भीतर और बाहर स्वयं सेवकों और पुलिस की टीम भक्तों की सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगी रहती है। तिफरा स्थित मां काली मंदिर आज बिलासपुर जिले की धार्मिक पहचान बन चुका है। नवरात्रि में यहां श्रद्धालुओं का जो आस्था और विश्वास देखने को मिलता है वह पूरे देश में इस मंदिर की अनोखी पहचान स्थापित करता है। यहां आने वाला हर भक्त एक अद्भुत ऊर्जा, शांति और संतोष का अनुभव करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। तेलुगु समाज द्वारा हिंदू नव वर्ष को उगादी के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर तेलुगु संयुक्त समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में गुरुवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह भगवान की पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद पुजारी द्वारा पंचांग का वाचन कर नव वर्ष का महत्व बताया गया। इस दौरान विशिष्ट जनों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर पूजा विधानी उपस्थित रही। साथ ही वर्ष 2024-25 में सीजी एवं सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को स्वर्गीय आर मधुकर राव की स्मृति में नगद पुरस्कार प्राप्त किया गया। समाज के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें क्लासिकल और वेस्टर्न बॉलीवुड नृत्य शामिल रहे। दिन भर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। शाम के कार्यक्रम में कूपन वितरण और लकी ड्रॉ का आयोजन हुआ, जिसमें विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए गए। अंत में आतिशबाजी और रात्रि भोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हिंदू नववर्ष के साथ उगादी तेलुगु नववर्ष है। इसके लिए आज पूरा तेलुगु समाज द्वारा निशिताबाद में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे हम तेलुगु समाज के जो हर चीज़ जो नया है, नया इमली, नया आम और जो नीम की जो फूल होते हैं वो सब डाल के, केला वगैरह डाल के, नई जितनी सब्जियाँ, नया गुड़ डाल के जो चटनी बनाते हैं उससे शुभारंभ होता है। और उसके बाद पूजा अर्चना करके जो है अपना पंचांग और राशिफल के साथ शुभारंभ हुआ है। आज दिन भर रंगोली का कॉम्पिटिशन, बच्चों के ड्राइंग कॉम्पिटिशन और अनेक सारे ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ आज दिन का भोजन है समाज वालों के साथ। और शाम को भी बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ और महिलाओं को कल्चरल एक्टिविटीज़ और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक कार्यक्रम को हमारे बीच में आज हमारे शहर के विधायक माननीय अमर अग्रवाल जी उपस्थित रहेंगे। राम सिंह की गिरफ्तारी न होने के बाद उनके समर्थकों और मित्रों ने उन्हें उस क्षेत्र में आमंत्रित किया जहां ईरानी समुदाय का निवास है, जहां भारी संख्या में जुटे लोगों ने धार्मिक नारेबाजी के साथ अपना समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान ग्रैंड न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और राम सिंह से बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को लेकर सीधे सवाल किए, जिस पर राम सिंह ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तर्क दिया कि जब भी वह हिंदू हितों की बात करते हैं तो उसे विवाद का रूप दे दिया जाता है, जबकि उनके अनुसार भाईचारे के आह्वान के समय दूसरे पक्ष की सक्रियता वैसी नहीं दिखती जैसी अपेक्षित होती है। राम सिंह द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों ने क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। राम सिंह की आज गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए आज यहाँ पे ऐसा हुआ जा रहा है। अभी राम सिंह यहाँ मौजूद, उन्हीं से बात कर लेंगे। क्या कुछ ऐसा विशेष हो गया भैया जो इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पे जन आंदोलन की तैयारी में अब बढ़ गया लग रहा है? जन आंदोलन भाई, अपने देश के समर्थन में बात करना अपराध है क्या? वो लोग भारत में रह के पाकिस्तान को अपना अब्बा बताते हैं, ये गलत है। कि हम जो भारत में रह के भारत देश के लिए बात करते हैं वो गलत है। ये जो लोग हर 6 महीने में अपना अब्बा बदलते हैं, कभी पाकिस्तान के समर्थन में, कभी फिलिस्तीन के समर्थन में, कभी ईरान के समर्थन में, ये छाती पीटते हैं, रोना रोते हैं। हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें अपराध किस चीज़ का है? अभी आपने मिठिया बांटी थी कुछ दिन पहले, फिर आपकी जो उन शिकायत हुई, फिर आज आप बहुत बृहद आंदोलन टाइप का वहाँ पे माहौल बना दिया और आप फिर बाहर आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे मंदिर के सामने इस तरह का आप जय श्री राम के नारे और बजरंग बली के वो लगा रहे हैं। क्या पूरे देश में क्या वो बदलाव चाह रहे हैं क्या आप? भैया ये तो बदलाव ही है, ये बदलाव ही है। ये हिंदुओं का हुजूम जो सरकंडा थाने में आया था, हम किसी को बुलाए नहीं थे। ये बदलाव है, ये बदलते भारत की पहचान है जो हिंदू स्वतः अपने घर से निकल के आया है। कोई किसी को बुलाने नहीं गया था। ये आज का हिंदू समाज है, ये जागा हुआ हिंदू समाज है। और आप बोल रहे हैं यहाँ पर चालीसा। भाई साहब, चालीसा बिलासपुर में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? क्या खामनेई जो मर गया है उसके घर में होगा?
नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं यहाँ से भगा दिया जाए, किसे आप भगा रहे बात? यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष हमारा राज्य है, हमारा देश है, ये किस तरह की बातें हो रही यहाँ पे? ये धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है। इस देश में रह के जो पाकिस्तान के समर्थन में छाती पीटते हैं ना, उनको पाकिस्तान ही भेजना चाहिए। इस देश में रह के जो ईरान के लिए छाती पीटते हैं, उनको भारत में नहीं ईरान जाने क्या कुछ कहेंगे आप ऐसे लोगों का आप समर्थन करते हैं? भैया मैं तो क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल मैं समर्थन करूंगा, हमारे धर्म के लिए जो योद्धा लड़ाई लड़ेगा मैं उसके साथ हूँ। ऐसा नहीं होता भैया कि खाएंगे हमारा गाएंगे दूसरे का। जो हमारे देश का नहीं वो किसी भेष का नहीं, हमको नहीं है जरूरत। हम कट्टर हिंदुत्व के हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा सिर्फ एक देश है भैया, हमारे पास और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान हमारा देश है, वहां से भी थोड़ी चले जाएंगे। हमारे लोग हैं। एक और सवाल पूछता हूँ आपसे, पूछिए, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मोहल्ले की आवश्यकता है कि ईरानी मोहल्ले की आवश्यकता है? ये आज भी इतने साल से भारत में रह रहे हैं, भारत देश ने इनको जगह दिया, इनको खाने के लिए रोटी दिया, इनको कपड़ा दिया, इनको सब चीज दिया, मान दिया, सम्मान दिया, उसके बाद भी आज हिंदुस्तान में कौन सा मोहल्ला है? ऐसे लोगों का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस देश विरोध की बातें करते हैं ऐसे लोग, उसका आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। इस देश में जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसकी गर्दन काट दी जाती है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सच बोलने के लिए ठाकुर राम सिंह जैसे योद्धा आते हैं तो उसको हेट मोंगर बताया जाता है। ये सनातनी शेर है, इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। आज राम सिंह को सनातनी शेर का दर्जा दे दिया गया है। पवन गोयल भी पीछे भी है मौजूद, उनसे भी पूछ लेते हैं। आज पहली बार ऐसे चिल्लाने वाले व्यक्ति से हम बात करेंगे जिनका मैं हमेशा विरोध करता हूँ। आइए पवन जी, आइए यहाँ पे। आप राम सिंह का लगातार समर्थन करते हैं, इतनी ऊंची आवाज में आप बात करते हैं। देखिए, आवाज से मेरे को चिढ़ होती है, आप बताएंगे क्या बोलेंगे? देखिए, राम सिंह सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए काम कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ रही कार्रवाई की बात, शासन स्तर पर उनके फतवे सोशल मीडिया मंचों पे तैर रहे हैं कि हमको पूरा हिंदुस्तान चाहिए, हम गजवाए हिंद करेंगे, हम हिंदुओं को मारे। उनके तमाम वीडियो सोशल मीडिया मंचों पे गूंज रहे हैं। उनको तो कोई गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालता, कोई अदालत फांसी पे नहीं चढ़ाता। और जो सनातन की बात करता है, बहुसंख्यक समाज की बात करता है, देश की बात करता है, राष्ट्रहित की बात करता है, एकता की बात करता है, उनको उनके खिलाफ शासन जो है FIR करता है, ये बहुत गलत बात है। आप इतना जो तीव्रता से बात करते हैं, पहले तो आप नॉर्मल बात किया करिए मेरे से। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं आपको, आप नॉर्मल बात किया करिए, आप धीरे बात किया करिए। बीपी का मरीज हूं, जहां बात मेरे सनातन की आती है तो मेरा बीपी अपने आप 400 हो जाता है। बीपी आप अपना बीपी हाई करते रहिए। एक और बात, आपका कुछ बोल रहे थे अभी, मुझे बोल दीजिए माइक में, क्या बोल रहे थे? ये जो लोग बोलते हैं कि ठाकुर राम सिंह हिंदू मुस्लिम करता है, माहौल खराब, मैं भी बोलता हूँ करते हैं। भाई साहब, ये भारत में रह के पाकिस्तान के समर्थन में छाती पीटते तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। इनका 65 साल का बुजुर्ग 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। इनके वाले लोग हिंदू भाइयों की गला काटने की धमकी देते तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। ये लोग शिवलिंग पे पेशाब करता है इनका अब्दुल तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। लेकिन ठाकुर राम सिंह जब छाती ठोक के इनका विरोध करता है तो हिंदू मुसलमान होता है। अपने देश रक्षा की बात करना, सनातन धर्म के रक्षा की बात करना, अपने हिंदू हित की बात करना कौन सा अपराध है? हम एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे। जिनको पाकिस्तान से प्यार है, जिनको ईरान से प्यार है, जिनको फिलिस्तीन से प्यार है, वो वहां चले जाए। भारत देश में रहना है तो भारतीय बन के रहना पड़ेगा और इस देश के समर्थन में आगे आना पड़ेगा। इसी मोहल्ले की बात करेंगे। ये लोग कभी देखिए, पुलवामा अटैक होता है, ये छाती नहीं पीटते, आंसू नहीं बहाते, लेकिन राम सिंह ठाकुर ने इनको आईना दिखा दिया तो हिंदू मुसलमान हो गया। ये लोग जब हिंदुओं को धर्म पूछ के गोली मारा जाता है तो ये आंसू नहीं बहाते। इस देश में 26/11 हमला होता है, ये आंसू नहीं बहाते। एक आतंकवादी आकर के इस देश में हजारों हिंदुओं का निर्मम हत्या कर देता है, हिंदुओं की
हिंदुओं की हत्याएं होती है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, बहू बेटियों के साथ लव जिहाद होता है, ये आंसू नहीं बहाते। लेकिन जैसे ही 7 समुंदर पार ईरान में कोई मर गया, ये उसके लिए छाती पीट रहा। और हमने, मुझे लगता है आप हिंदू मुस्लिम की बात ज़्यादा करते हैं, बुरा मत मानिएगा, आप हिंदू मुस्लिम की बहुत बात करते हैं। आखिर क्या है, ऐसा क्या दुश्मनी हो गया आपका हिंदू मुस्लिम से? सब तो भाई भाईचारे के नारे लगते हैं। 65 आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पे खड़े, आप बोलिए भैया। मैं ये बोलूंगा, आप बोल रहे हो कि ठाकुर राम सिंह हिंदू मुस्लिम करते हैं। बिल्कुल करते हैं वो। 2 मिनट भैया। ठाकुर बिल्कुल राम करते हैं सिंह वो। का उम्र अभी कितना है? 32 से 33 साल। 1947 में ठाकुर राम सिंह आके क्या देश का बंटवारा किया धर्म के नाम पे? इसके बाद भी हम भाईचारा में आज रखे हैं क्या? नहीं, बात खत्म नहीं हुआ। 1947 में ठाकुर राम सिंह नहीं था, धर्म के नाम पे देश बटा भी है भारत का। 1971 में धर्म के नाम पे देश बटा पाकिस्तान, और 47 में 71 में बांग्लादेश। तो धर्म के नाम पे बटा तो हिंदू मुस्लिम क्या वहां भी ठाकुर राम सिंह किया? अभी आप हिंदू, 2 मिनट, हिंदू अपनी आज आवाज उठा रहे हैं तो आपको हिंदू मुस्लिम लग रहा है? ये सवाल आप जाके और दूसरे संप्रदाय से पूछे, तब मैं मानूंगा कि आप हिंदू मुस्लिम के लिए बात क्या बोलना चाह रहे हैं? इस देश में पहले मजहब के नाम पे हिंदुओं के गले काटे जाते थे, वो भाईचारा था क्या? इस देश में मजहब के नाम पे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता था, तो ये भाईचारा था क्या? पहले इस देश में मुस्लिम होता था तो छाती पीटते थे। आज हमने अपने हिंदू भाइयों की बात कर दी तो कौन सा अपराध है? ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले की ही बात है। नूह मेवात में ब्रजमंडल की यात्रा निकली थी, छोटी छोटी बच्चियों का, महिलाओं का खींच के बलात्कार किया गया था। अभी गोपाल मिश्रा की, माता रानी की वो विसर्जन में जा रहे थे, गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या कर दी गई। चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा निकालता है, निर्मम हत्या कर दी गई। अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, रायपुर के मरही माता मंदिर में घुस करके 25 से 30 टोपी वाले मुसलमानों ने मंदिर में हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा है। ये क्या भाईचारा हुआ क्या? ये भाईचारा हुआ क्या? आज हिंदू समाज अपने हक की बात कर रहे हैं तो इनके सीने में दर्द हो रहा है। आज हिंदू जाग चुका है, इस देश का युवा जाग चुका है, और जो अपने हक की बात कर रहे हैं तो इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। लेकिन मजहब के नाम पे सरतन से जुदा कर दो, वो भाईचारा है। क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते क्या है? आप पूरा खुल के बता दीजिए ना। यहाँ पे ये जो बार बार ये सब कर रहे हैं, क्या रहे हैं आप? हम चाहते हैं इस देश में, ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का देश है, लेकिन इस देश में सभी पंथ के लोग रहते हैं। धर्म तो नहीं बोलूँगा क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक ही है, वो है सत्य सनातन हिंदू धर्म। बाकी पंथ और मजहब है जो अलग से बनाए गए हैं। ये देश हिंदुओं का था, लेकिन हम सर्वे भवंती सुखीना का बात करते हैं, सर्वे भवंतु सुखीना का बात करते हैं। ये नहीं बोलते कि हिंदू सुखीना, हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। ये सनातनी समाज है। जब मंदिर में आरती होती है तो नारा लगता है कि विश्व का कल्याण हो। बच्चे बच्चे से पूछेंगे तो बोलेंगे विश्व का कल्याण। सिर्फ भारत देश का नहीं, हिंदू समाज का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो। हम तो वो है जो चींटी से लेकर के हाथी तक को पूछते हैं, पत्थर से लेकर के पहाड़ तक को पूछते हैं, और ये बोल रहे कि हम हिंदू मुसलमान। ये बहुत अच्छी बात राम सिंह ने कही। मैं आज पहली बार इनको बोलूँगा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे हर कोई एक समान है। ये बहुत अच्छी बात है, आज तक किसी ने अभी तक मेरे माइक के सामने नहीं कही है जो राम सिंह ने आज कही। मैं भी आज इनको बोलता हूँ कि आपने जो अभी अंतिम बातें कही वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बातें हैं। मैं आज पहली बार आपका समर्थन करता हूँ। आज तक मैंने कभी आपका समर्थन नहीं किया है, हमेशा विरोध किया है, लेकिन जो बात आपने आज कही है मैं आपका समर्थन करता हूँ कि इस देश में हर सभी को भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, और जो देश में रहते हैं वो हर एक व्यक्ति को अपने देश के बारे में बोलने की जरूरत है, न कि उसके विरोध में। जो देश जिसका समर्थन करेगा उसके समर्थन में आप रहिए, अपने देश का विरोध ना करिए। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि केवल इस तकनीकी आधार पर आवेदन को निरस्त नहीं किया जा सकता कि परिवार का कोई अन्य सदस्य पहले से शासकीय सेवा में कार्यरत है। यह मामला अंबिकापुर निवासी मुकुंद हेला से संबंधित है, जिनके पिता के निधन के बाद नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उनकी माता पहले से 4th श्रेणी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। जस्टिस A.K. प्रसाद की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनुकूल विश्वास के तर्कों को स्वीकार किया, जिसमें बताया गया था कि परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, घर में अविवाहित बहनें हैं और मां की सेवानिवृत्ति भी निकट है। कोर्ट ने अपने फैसले में जोर देकर कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इसलिए प्रशासन को केवल नियमों की लकीर पीटने के बजाय परिवार की वास्तविक जरूरतों और आर्थिक अभाव का मूल्यांकन करना चाहिए। न्यायालय ने शासन को निर्देशित किया है कि वे याचिकाकर्ता की पारिवारिक परिस्थितियों का पुनः आकलन करें और आवश्यकता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बिलासपुर नसबंदी कांड में करीब 11 साल और 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सर्जन डॉक्टर R.K. गुप्ता को दोषी करार दिया है। ADJ शैलेश कुमार की अदालत ने इस दर्दनाक हादसे के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार मानते हुए 2 साल के कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला नवंबर 2014 का है, जब पेंडारी और पेंड्रा में आयोजित सरकारी नसबंदी शिविरों के दौरान भारी लापरवाही बरती गई थी, जिसमें डॉक्टर गुप्ता ने महज 3 घंटे के भीतर 83 महिलाओं के ऑपरेशन कर दिए थे। इस ऑपरेशन के बाद कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई और 15 महिलाओं की असामयिक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद तत्कालीन जांच में ऑपरेशन में प्रयुक्त सिप्रोसिन दवा में चूहा मार जहर की मौजूदगी की आशंका भी जताई गई थी। हालांकि अदालत ने इस मामले में दवा आपूर्ति से जुड़े महावर फार्मा और कविता फार्मास्यूटिकल्स के 5 अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो था कानन पेंडारी के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर नसबंदी का आयोजन हुआ था। शासन के द्वारा नसबंदी आयोजन किया गया था, जिसमें नसबंदी के बाद कुछ महिलाओं की तबीयत खराब होनी शुरू हुई, तो उनको तत्काल जिला अस्पताल, सिम्स अस्पताल और अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया। धीरे धीरे देखते हुए कुछ समय के पश्चात महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी और एक लोगों में भय का वातावरण आ गया था। उसमें से फिर कुछ महिलाएं मर भी गईं, कुछ लोग को बड़ी मुश्किल से बचाया गया और काफ़ी दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बाद वो स्वस्थ हुई हैं। और उसके बाद फिर प्रशासन ने इसमें कार्रवाई करते हुए विभिन्न थानों में इसका FIR दर्ज हुआ था। जांच के पश्चात चालान पेश हुआ था और ये इसमें लगभग 106 गवाहों का बयान कराया गया है। उसके पश्चात इसमें तर्क हुए और उसके पश्चात निर्णय आया, जिसमें जो मेडिसिन सप्लायर जो थे उनको इसमें दोषमुक्त किया गया है और नसबंदी करने वाले डॉक्टर साहब को उसमें सज़ा दी गई है और फाइन किया गया है। इसमें कुल कितने आरोपी थे? इसमें कुल 6 आरोपी थे, जिसमें महावर फार्मा से 2, कविता से 3 टोटल और एक डॉक्टर साहब थे R.K. गुप्ता जी। और इसमें बाकी 5 को छोड़ दिया गया है और केवल डॉक्टर R.K. गुप्ता को ही सज़ा दी गई है। और वो भी चूँकि मामला इसमें सज़ा 2 साल का था, इसलिए वो बेल सस्पेंड हो गया है, माने बेल मिला है, उसको सज़ा को सस्पेंड किया गया है। इसमें इतने लोगों के साथ एक साथ कोई घटना घटित होना ये वास्तव में एक बड़ा मुद्दा था, पर जैसी विवेचना आई, जैसे साक्षियों के बयान आए, उसके हिसाब से माननीय न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया है और वो जो वर्डिक्ट है उनका वो सही है। बिलासपुर जिले के बेलगहना पुलिस ने बीते 3 वर्षों से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी रामबली पटेल को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मामला वर्ष 2023 का है, जब पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि करही कछार निवासी आरोपी रामबली पटेल ने फरवरी से जून 2023 के बीच शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से ही आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और मोबाइल का उपयोग न करने के कारण
उसकी लोकेशन का पता लगा पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। हालांकि पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन और बीट प्रणाली की सक्रियता के चलते 18 मार्च 2026 को मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि आरोपी अपने गांव आया हुआ है और पुनः हैदराबाद भागने की तैयारी में है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बेलगहना पुलिस की टीम ने तड़के आरोपी के घर पर दबिश दी, जहां वह अपना सामान पैक कर भागने की फिराक में था। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर के मधुबन दयालबंद क्षेत्र में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ खाद्य विभाग ने बुधवार को एक निर्णायक कार्रवाई करते हुए हड़कंप मचा दिया। मुक्तिधाम के पास की गई इस बड़े छापेमार कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने 14.2 किलोग्राम वाले 100 घरेलू सिलेंडर और 5 किलोग्राम वाले 263 गैस सिलेंडर सहित भारी मात्रा में चूल्हा, बर्नर, रेगुलेटरों से भरी 8 बोरियां और प्रेशर वाल्व जैसे उपकरण बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल अवैध रूप से गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी के लिए किया जा रहा था। जिले में अब तक कुल 8 प्रकरण दर्ज कर 310 से अधिक सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं, जिससे अवैध कारोबारियों पर दबाव बढ़ गया है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह से न घबराएं और केवल नियम अनुसार ही गैस की बुकिंग करें, क्योंकि आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रशासन ऐसे बिचौलियों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रखेगा। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हरदाडीह में एक महिला के साथ छेड़खानी और गाली गलौज करने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला जब अपने खेत का काम करके दोपहर के समय घर वापस लौट रही थी, तभी गांव के ही रहने वाले संतोष कुमार पटेल ने उससे अकेला पाकर उसका पीछा किया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें शुरू कर दी। महिला की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद उसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 4 कोट लागू करने से मजदूरों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए वे सतत प्रयास कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह दिन सामने आया है। एक दिवसीय बिलासपुर दौरे पर पहुंचे संघ के राष्ट्रीय महामंत्री पासवान ने कहा कि वास्तविक मजदूरों को उनके मेहनत का उचित पारिश्रमिक और परिणाम दिलाने संघ ने कई सालों तक संघर्ष किया। अब समय आ गया है कि मेहनतकश वास्तविक मजदूरों को योजना का लाभ मिले। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हर स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा जो इन मजदूरों का पंजीयन करेंगे, उन्हें आई कार्ड जारी करेंगे ताकि उन्हें मेडिकल समेत अन्य सुविधाएं मिल सके। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदुस्तान के चौथा खंभा हैं। यह लड़ाई आज जो भी हासिल हुआ है उसमें हम लोगों के साथ साथ आप लोगों का भी बहुत योगदान है। इसलिए भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस परिवार पूरे हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, राइटिंग मीडिया हो, सबको धन्यवाद करती है। आज जो मीटिंग किया गया है, यह मीटिंग नहीं था, खास करके आप लोगों से मिलने का एक बहाना था। हमने यह तय किया था कि हमारा यहाँ रेल का कई कर्मचारी लोग रहते हैं, यहाँ डिवीज़न है, तमाम लोग हैं, तो लेबर मजदूर हम लोग हैं। उतना पैसा नहीं कि महाधिवेशन सब जगह करें। अभी 28 फरवरी को हम लोग महाधिवेशन किए थे रायपुर किरना, तो हमने कहा कि भाई एक वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। तो आज सबसे बड़ा उपलब्धि का बात है कि हम लोग जो लड़ाई लड़े 98 से, भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस 98 से लड़ाई लड़ा था, तो वह 8 से लड़ने के बाद 28 अक्टूबर 2003 को हम लोगों को सफलता मिली थी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि संगठन के पदाधिकारियों पर केस हो गई और 2006 में हम निर्दोष साबित हुए, उसके बाद सरकार गिर गई। फिर भी हम लोग लड़ते रहे और लड़ते लड़ते 2017 में हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जी का अथक प्रयास रहा मंत्रालय में। उन्होंने बहुत
जोर शोर से, ताकि क्योंकि 12 साल पहले मेरा किडनी खराब हो गया था और 5 साल पहले मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। तो 12 साल के लिए हम उनको तत्कालीन पूरे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया था और हम जो सोच के बनाए थे उससे कई गुना आगे उन्होंने काम किया, जिसका परिणाम आज हम लोग को सामने है कि आपने सुना होगा समान काम समान वेतन भारत सरकार बोल रहा है, 4 कोड लागू हो गया। तो सारी बातें सब चीज़ मिल रहा है, पास वर्दी मेडिकल तमाम सुविधाएं मिल रही है। लेकिन आज जो पूरे हिंदुस्तान में हमारा राष्ट्रव्यापी दौरा चल रहा है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे मजदूर जो हैं जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वहाँ थोड़ा शिक्षा का अभाव है और वो बात को समझ नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी मजदूर जो डिमांड हम लोग 28 वर्ष से लड़ते लड़ते यहाँ तक लाए हैं, उससे कोई वंचित नहीं है। तो वंचित नहीं रहने के लिए सारे लोगों को डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। किसको सरकार देगी? मान लिया जाए सरकार दे रही है, किसको देगा? तो सरकार उसी को देगा जिसके पास डॉक्यूमेंट रहे। तो डॉक्यूमेंट तैयार करने के साथ अभी क्या है, अभी तुरंत मने हम लोगों ने तय किया, संतोष गंगवार जी के नेतृत्व में 4 कोड लागू हुआ और 4 कोड लागू होने के बाद हम लोगों ने भारत सरकार से पूरे हिंदुस्तान में लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से जांच करवाया गोदामों पर। तो आज मेरे मजदूर जो हैं, भाई गरीब जो हैं, इस आज़ाद देश में गुलाम जो हैं, उनको न रेल कहता है मेरा आदमी है, जो माल मंगाता है माल वाहक भी कहता है मेरा आदमी नहीं है, कोई नहीं कहता, एक मिनट कोई नहीं कहता। या हमने भारत सरकार को कहा कि कोई जब मान नहीं रहा है तो क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि क्या इसको करना चाहिए। हमको इसका बाप अरुण पासवान जिंदा है, मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, सिग्नेचर करूंगा, आप इसका काम कीजिए और जो दिक्कत होगा, कहीं गड़बड़ी होगी, उसकी सजा पाने के लिए हम तैयार हैं। अब मिलेगी इसका लाभ 100% नहीं, सुविधा उसी को मिलेगा जिसके पास डॉक्यूमेंट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत 19 तारीख से हो रही है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और इसी धार्मिक उल्लास को देखते हुए बिलासपुर रेलवे जोन व मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार नवरात्रि के दौरान देवी मंदिरों और प्रमुख धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विभिन्न ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज निर्धारित किया गया है, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रमुख भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन और प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है, जिससे यात्री समय रहते अपनी यात्रा की रूपरेखा तैयार कर सके। यह व्यवस्था विशेष रूप से नवरात्रि की अवधि के लिए लागू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। रेलवे अधिकारियों ने इस पहल के साथ ही आम जनता से यह अपील भी की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की नवीनतम स्थिति और संबंधित स्टॉपेज की पूरी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से अवश्य जांच लें, ताकि अंतिम समय में होने वाली किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। हाँ, नवरात्रि 19 तारीख से शुरू हो रही है, चैत्र नवरात्रि। तो उसके मद्देनज़र जो मेजर जो दुर्गा पूजा के स्थल हैं, डोंगरगढ़ या मैहर देवी माता का जो मंदिर है, तो वहाँ पे कुछ ट्रेनों का जो है वो स्टॉपेजेस किया गया है, जिसका कि विस्तृत जानकारी पेपर के माध्यम से और नोटिफिकेशन के माध्यम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन अंतर्गत गोंदिया रेलवे स्टेशन पर रेल सुविधाओं के विस्तार और सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से आगामी 4 से 24 अप्रैल तक 20 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इस अवधि के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पुराने वॉशेबल एप्रॉन को हटाकर नए बैलिस्टिक ट्रैक के निर्माण का कार्य किया जाएगा, जिससे भविष्य में न केवल ट्रेनों की गति बढ़ेगी बल्कि रेल संचालन भी अधिक सुरक्षित हो सकेगा। हालांकि इस निर्माण कार्य के चलते रेल
यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस और शालीमार LTT एक्सप्रेस जैसी करीब 10 प्रमुख ट्रेनों को अलग अलग तारीखों में पूरी तरह रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से भी संचालित किया जाएगा, जिसमें बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस 4 से 25 अप्रैल तक केवल दुर्ग तक ही चलेगी और यहीं से वापस लौटेगी, यानी गोंदिया और दुर्ग के बीच इसका परिचालन बंद रहेगा। प्रभावित होने वाली मुख्य ट्रेनों में शालीमार LTT एक्सप्रेस 4 से 24 अप्रैल, LTT शालीमार 6 से 25 अप्रैल, कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 से 25 अप्रैल और अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 7 से 27 अप्रैल तक शामिल है। जबकि गोंडवाना और विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी चयनित तिथियों पर बाधित रहेंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले हेल्पलाइन नंबर या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के माध्यम से अपनी ट्रेन की वास्तविक स्थिति की जांच अवश्य कर लें, ताकि स्टेशन पहुंचने पर किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। दिनांक 11 मार्च 2026 को दोपहर लगभग 2:40 पर अधिवक्ता तेजस्व देव के साथ अशोकनगर चौक स्थित कॉफी हाउस के बेसमेंट में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। घटना के समय अधिवक्ता अपनी आधिकारिक यूनिफॉर्म में थे। इसके बावजूद आरोपियों ने उनके साथ अभद्रता की और थाने तक उनका पीछा भी किया। इस घटना के विरोध में अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश खांडेकर और बार एसोसिएशन के अन्य सदस्यों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री तक भी यह संदेश पहुंचाया गया है, ताकि कानूनी पेशे से जुड़े व्यक्तियों की सुरक्षा पुख्ता की जा सके। ये दिनांक 11/3/2026 को दोपहर को 2:40 पर तेजस्व देव अधिवक्ता के ऊपर अशोकनगर चौक की कॉफ़ी हाउस के बेसमेंट में कुछ आरोपी लोगों ने उसके साथ में मैन हैंडलिंग किया और एट द टाइम उस समय वो वकील के यूनिफॉर्म में था। तो ये जानते हुए भी कि वो अधिवक्ता है, अधिवक्ता यूनिफॉर्म में है और अधिवक्ता इज़ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग ही हैज़ बीन मिस हैंडल्ड बाई सम एक्यूज्ड। तो उसके बाद में अब सरकंडा थाने तक वो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जब वो गया तो उसके पीछे पीछे भी वो आरोपी भागा और जब थाने के सामने आने के बाद फिर वो आरोपी वापस चले गया। इसका मतलब है कि आरोपी के हौसले इतने बुलंद है कि एक अधिवक्ता को थाने तक गिरफ्तार किया गया था। जानकारी में है आपके? हाँ, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था, उनका गिरफ्तार किया गया था। जी जी। लेकिन कानून के हिसाब से उतना ही तो किसी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो नियम और संविधान में लिखा गया है। हाँ, हमारा भी वही कहना है कि उतनी ही कार्रवाई हो जो नियम और संविधान के अनुरूप है, लेकिन ऐसी कार्रवाई हो जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उचित धाराओं का, सख्त धाराओं का समावेश होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। किसी अन्य अधिवक्ता के खिलाफ भी इस तरह के भविष्य में मैन हैंडलिंग करना हो, उसको उचित सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हम ये भी कहीं भविष्य में उसके ऊपर फिर से कोई हमला ना हो उसके ऊपर और फिर से कोई ये ना हो, इसलिए उसके सुरक्षा की मांग करती है। आज हमने SP साहब को और कलेक्टर साहब को तत्संबंध में ज्ञापन सौंपा है और कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नाम बता दें, अपना नाम। बिलासपुर शहर में 9 वर्ष और रामनवमी के पावन अवसर पर एक अत्यंत भव्य और गरिमामयी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सम्मिलित होकर अपनी अटूट आस्था और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया। गाजे बाजे, शंखनाद और भक्तिमय धुनों के साथ यह विशाल यात्रा बिलासपुर पुलिस ग्राउंड में प्रारंभ हुई, जो अग्रसेन चौक, तारबहार और शिव टाकिट चौक जैसे प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई गांधी चौक और गोल बाजार पहुंची। इसके पश्चात यह भव्य जुलूस सदर बाजार के सकरे रास्तों से होता हुआ देवकी नंदन चौक स्थित हनुमान मंदिर पर जाकर श्रद्धापूर्वक संपन्न हुआ। पूरी यात्रा के दौरान केसरिया ध्वजों और जयकारों से वातावरण पूरी तरह राममय हो गया, जिसने न केवल हिंदू समाज की एकता और अखंडता की एक प्रेरणादायक तस्वीर पेश की, बल्कि आधुनिक समय में अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्रभु श्री राम के आदर्शों के प्रति सामूहिक संकल्प को भी मजबूती से रेखांकित किया। हिंदू वर्ष समस्त हिंदुओं का, समस्त अनाथियों का बहुत बड़ा पर्व है। इसको बड़े उत्साह उल्लास के साथ मनाना चाहिए। जैसे कि अग्रसेन चौक में विनायक नेत्रालय के सामने हमने देखा कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर इस शोभा यात्रा का उन्होंने स्वागत किया है।
इसी तरह प्रेरणा लेते हुए हर हिंदू को इस त्यौहार को बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाना चाहिए। आज पूरे देश में कि हर क्षेत्र में किसी न किसी नाम से हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि बीज रूप में हम सब सनातनी हैं। अलग अलग नाम से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग प्रांत में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, पर सब हम एक हैं, पूरे हिंदू एक है, सनातनी एक है। जय श्री राम। वर्ष की पूजा के लोग मना रहे हैं। इसमें आज चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हुआ है, तो कल युगादि, आज युगादि भी है और कल क्या बोलते हैं चैत्री चंड। ऐसे बहुत सारे त्यौहार का एक साथ मिलना हुआ है और नवरात्र स्पेशली चालू हुआ है। तो मैं तो भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन में खुशहाली लाए, सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। ऐसी कामना से सबको बधाई देते हैं। जितने लोग हिंदू वर्ष को अच्छे से मनाएं। आज की जो भव्य रैली निकली हुई है उसमें सब लोग शामिल हो और भव्य रूप से सब मिले जुले। नवरात्रि का पहला दिन है, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी और उल्लास का दिन है कि हमारे नववर्ष का आज पहला दिन है। ये नारी शक्ति का दिन है, ये नारी शक्ति का दिन है और आज के दिन जैसे 9 दिन और नारियों को सम्मान मिलता है, वैसे पूरे वर्ष नारियों को सम्मान मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। आज हिंदू नववर्ष की भव्य शोभा यात्रा निकली है और जन सैलाब उमड़ा हुआ है बिलासपुर में। हम यही चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग आज उपस्थित हैं, ये हम लोग के लिए सौभाग्य का दिन है कि हिंदुओं में एकता दिख रही है और महिला, पुरुष, नवयुवक, नवयुवती अच्छे भरपूर मात्रा में आए हुए हैं। हम दुर्गा जी का उपासना करते हुए आज सवेरे दुर्गा जी की प्रतिस्थापना किए हुए हैं और आज यहाँ पे नववर्ष की शोभा यात्रा निकाले हैं। धर्म सनातनी लोगों के लिए नववर्ष है का प्रारंभ है और मैं ये आज इस हर्ष और उल्लास के साथ हिंदू नववर्ष की भव्य रैली निकली हुई है। मैं आप सभी को और प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हिंदू नववर्ष है और भव्य शोभा यात्रा यहाँ पे निकाली गई है। हमारे बीच मौजूद है हमारे बड़े हिंदू योद्धा अभिनव जी, उनसे बात करें। तिवारी जी क्या कुछ कहेंगे? आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। सभी हिंदुओं से बहुत बहुत धन्यवाद जो इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाए और इस शोभा यात्रा को भव्य बनाए। क्या कुछ कहेंगे? कमल ठाकुर जी भी यहाँ पे मौजूद है। कमल ठाकुर का नाम भारी चला हिंदुओं के उसमें। क्या कुछ क्या शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ कहेंगे कमल जी? बहुत ही आज खुशी का विषय है आज कि हमारे बीच में इतनी बड़े शहर में इतनी बड़ी रैली निकल रही है और सभी के सभी हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं। बहुत ही नेक विचार के साथ रैली है, आगे प्रतिवर्ष भी ऐसी निकलते रहेगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी बहुत बड़ी एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। अभी यहाँ पे हमारे भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता भी मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भव्य एकदम देख रहे हैं, पूरा झांकी के साथ में, बैंड बाजा के साथ में, पूरे परिवार के लोग, बच्चे से लेकर माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सिर्फ बिलासपुर ही नहीं पूरे आसपास के गांव के लोग भी जुड़े शोभा यात्रा में। आज हिंदू नववर्ष भी है, चैत्र नवरात्रि भी है और आप देखेंगे कि जगह जगह में लोगों के द्वारा, हर समाज के द्वारा भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। लोगों के लिए सेवा सत्कार किया जा रहा है। बड़े श्री राम जी की भव्य मूर्ति के साथ में प्रतिमा भी साथ साथ चलते जा रही है और बहुत सारे बाजा, झांकी बाहर से मंगाई गई है। आप देखेंगे एकदम भारी संख्या में, तादाद में पब्लिक बीच में है। बहुत ही रस है, देखेंगे पैर रखने के लिए जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा है, रस भरा हुआ है यहाँ। बेहद ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है अभी और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे? भव्य शोभा यात्रा यहाँ निकाला गया है हिंदुओं के द्वारा। आज हिंदू नववर्ष भी है और नवरात्र भी है। क्या कुछ कहेंगे आप बताएंगे? ये हिंदू नववर्ष पिछले 12 सालों से निरंतर चला आ रहा है। जो बिलासपुर शहर में इसकी शुरुआत हुई थी, आज पूरे छत्तीसगढ़ में हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि आज हमारे हिंदू नववर्ष को लोगों ने जाना पहचाना। नहीं तो 31 को ही लोग जानते थे। आज हिंदू अपनी संस्कृति को पहचानने लगा है और हिंदू नववर्ष का आनंद ले रहा है। निकाली गई है। पंडित जी क्या कुछ कहेंगे? आज नवरात्रि भी है और रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा फिर से एक बार निकाली गई है। क्या कुछ कहेंगे? हम सभी सनातनियों के लिए, हम सभी हिंदू भाई बहनों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। आज का दिन बहुत विशेष दिन है कि आज माता रानी का आगमन भी हुआ है, नवरात्रि का पहला दिन, और साथ में आज हमारा हिंदू विक्रम संवत नया वर्ष है। इसीलिए आज जो शोभा यात्रा निकला है, ये हम सारे बिलासपुर के सनातनी भाई बहन, आप जो देख रहे हैं इतना जोश है सब में, ये सारे भाई बहन आज निकले हैं इस विशेष ये आयोजन को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ निकले हैं और बहुत ही
जोश है सबके अंदर में। कुछ माताएं भी यहाँ पे मौजूद है। आज नवरात्र के दिन आप माताओं का रूप माना जाती हैं आप लोग, आप महिलाएं हैं। आप आज रामनवमी का भी एक भव्य शोभा यात्रा निकला और साथ ही साथ नवरात्र भी है, माताओं का दर्जा आपको मिला जाता है। आज आप क्या कुछ कहेंगे अपने पूरे देशवासियों के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जय माता दी। बिलासपुर जिले में 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना है। इस अभियान के तहत प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को उन सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा जो नियमित टीकाकरण से छूट गए हैं। इसके साथ ही 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार आयरन सिरप और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का खुराक पिलाया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने विशेष रूप से बढ़ती गर्मी के दौरान खसरा के खतरों के प्रति आगाह किया है और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को मीजल्स 1 और मीजल्स 2 के टीके अनिवार्य रूप से लगवाएं, क्योंकि समुदाय में एक भी संक्रमित बच्चा अन्य बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस अभियान के दौरान कुपोषित बच्चों की भी पहचान की जाएगी और उन्हें आवश्यक उपचार के लिए NRC भेजा जाएगा, ताकि जिले के बच्चों को पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित बनाया जा सके। हमारे यहाँ शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है। शिशु संरक्षण में ये 17 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिसमें सभी मंगलवार एंड शुक्रवार को बच्चों को, छूटे हुए बच्चों को टीकाकृत किया जाएगा। दूसरा, 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों को आयरन सिरप दिया जाएगा, जो कि हफ्ते में 2 बार पिलाना होता है, और 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो ये सभी, और जो भी बच्चे हमारे छूटे हुए हैं जिनका टीकाकरण समय पे नहीं लगा होगा या छूट गए हैं, उनको हम टीकाकृत करेंगे, और यदि कुपोषित बच्चे हैं उनको भी हम देखेंगे और उन्हें NRC तक पहुंचाएंगे। अभी गर्मी आ रहा है और मीजल्स जगह जगह पे होता है, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि मीजल्स 1 एंड मीजल्स 2, जो मीजल्स 9 माह में लगता है और 1.5 साल में लगता है, इस टीके को ज़रूर लगवाएं। और मीजल्स कहीं भी जो भी बच्चे छूटे हैं 5 साल तक के में, यदि उन्होंने अपना सेकेंड डोज नहीं लगवाया है तो मेरा सबसे कहना है कि मीजल्स डोज ज़रूर लगवाएं, क्योंकि यदि कम्युनिटी में एक आध भी बच्चा इफ़ेक्ट होता है तो और लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मीजल्स 1 एंड मीजल्स 2 जो है वो ज़रूर लोग लगवाएं। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।